व्यू लेते हैं। ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीईओ मिहिर वोरा से बात करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में करीब 3 दशक का अनुभव रखते हैं। उनसे समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या करना है। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। क्या कल का जो वर्डिक्ट आया उसने मार्केट के टेक्सचर को बदला वापस, या फिर ये सिर्फ एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस है और अभी भी मार्केट का ओवरऑल मूड खराब ही है? आपका क्या व्यू होगा? गुड मॉर्निंग अनुज। देखिए, ये एक इवेंट था और इवेंट की वजह से लॉन्ग शॉट जो थे वो काफी बिल्डअप होते हैं और शायद कल हमने देखा कवरिंग कवरिंग भी हुई होगी। लेकिन नेट नेट अभी भी देखें तो जो स्ट्रॉन्ग डॉलर का जो ट्रेड है वो कंटिन्यू कर रहा है। डॉलर ऑलरेडी काफी टाइम से स्ट्रेंथ दिखा रहा था और ट्रम्प की विक्ट्री के बाद और भी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो ग्लोबली जो एफआईआईज की जो बिकवाली थी वो चालू है। इंडिया में थोड़ी ज्यादा हो रही है, लेकिन इन जनरल अभी देखें तो आउटफ्लोज ही हुए हैं इमर्जिंग मार्केट से। तो ये थोड़ा ट्रेड कंटिन्यू हो रहा है। जापानीज येन का जो लास्ट टाइम 3-4 महीने पहले जो इवेंट हुआ था, जब जापानीज येन 155 क्रॉस किया था, तो ग्लोबली एक लगी थी कि जापानीज सेंट्रल बैंक इस पे एक्ट करेगी। तो ये अगेन एक वॉलेटाइल फैक्टर हो सकता है। तो मेरे ख्याल से जो इवेंट बेस्ड था वो तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग हो चुका है। लेकिन जो हमने जनरल आउटफ्लोज की ट्रेंड देखी थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। इंडिया में परिस्थिति वही है कि डोमेस्टिक फ्लोज अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं, डोमेस्टिक की बाइंग चालू है। एंड मैंने ये देखा है कि जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो काफी मेच्योर तरीके से स्टॉक स्पेसिफिक कर रहा है। तो अच्छे रिजल्ट्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है, जो वीक रिजल्ट्स है उसको पनिश किया जा रहा है। तो मुझे नहीं लगा कि अभी ऐसी कोई स्थिति है जहां पे हमें ओवरऑल मार्केट की स्टेबिलिटी के बारे में इतना कंसर्न रखना चाहिए। आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक काम करना चाहिए और ये जो ग्लोबल वॉलेटिलिटी है थोड़े थोड़े टाइम की, वो हमें बेयर करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन एक चीज़ जो कल निकल कर आई, कल बहुत बड़ी रैली हुई आईटी स्टॉक्स में। मेरी जी, क्या ये लीड करेंगे मार्केट को? अब एक एजम्पशन थी कल मार्केट की कि स्ट्रॉन्गर डॉलर, कॉर्पोरेट टैक्स कट, मतलब क्लाइंट स्पेंडिंग बढ़ेगी। क्या सिंपलिस्टिक होगा इतना? क्योंकि दूसरी तरफ दिक्कत ये भी होगी कि वीज़ा का इश्यूज वापस आएंगे। तो अब आपका क्या व्यू होगा यहाँ पर? मेरे ख्याल से वीजा का इशू रिलेटिवली स्मॉलर इश्यू है। क्योंकि वैसे ही 80-90% काम तो हमारा ऑफशोर से ही होता है, इंडिया से ही होता है। तो वो लेसर इश्यू है मेरे ख्याल से। बट अगर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग बढ़ती है खास करके फाइनेंशियल सर्विसेज में वगैरह में, तो डेफिनेटली हमारे लिए बेनिफिशियल होगा आईटी सर्विसेज के लिए। तो ये एक मैं कहूंगा नेट नेट एक पॉजिटिव इवेंट ही हो सकता है। एंड प्लस जैसे हमने डिस्कस किया, जो ट्रम्प की पॉलिसीज है वो टिपिकली ऐसा लगता है कि स्ट्रॉन्ग डॉलर की ओर जा सकती है। तो उसमें भी आईटी, इंडियन आईटी को जो है बेनिफिट हो सकती है। दूसरी चीज़ जो बात हो रही है कि अब एफआईएस का बिहेवियर कैसा रहेगा, क्योंकि कल एफआईएस ने फिर बेचा और बड़ी क्वांटिटी में बेचा। क्या वहाँ से अभी भी हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिलना मुश्किल लगेगा यहाँ से? जब तक ये स्ट्रॉन्ग डॉलर वाला मामला है तब तक ये इश्यू रह सकता है। एंड जैसे मैंने कहा कि दिस इज नॉट लिमिटेड टू इंडिया, बाकी मार्केट्स में भी सेलिंग हो रही है। बट हमने ये भी देखा है कि बियॉन्ड द पॉइंट जब टर्न होता है तो वो इतनी जोर से फोर्स में आते हैं। हम ये भूल गए कि मार्च टू सॉरी मई टू अगस्त में एफआईएस ने रिकॉर्ड इनफ्लोज भी किए थे और अभी रिकॉर्ड आउटफ्लोज भी हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये ग्लोबल जो है फंड फ्लोज काफी फास्ट हो चुका है। तो जितना जल्दी जाता है उतना जल्दी आ भी सकता है। तो मैं ये कहूंगा कि ये एक स्ट्रक्चरल इश्यू नहीं है, बिकॉज नेट नेट अगर हम 20-30 साल की हिस्ट्री देखें तो एफआईआईज नेट नेट तो इंडिया में नेट परचेज ही करते हैं। और खाली इतना डिफरेंस ये हो गया है कि अभी पहले के हिसाब से जो एक्टिव फंड है वो कम हो चुके हैं। 70-80% ऑफ जो फ्लोज है वो पैसिव फ्लोज है, इंडिया में पैसिव फंड से आते हैं। तो ये एक टिपिकली एल्गो या रीबैलेंसिंग ड्रिवन होते हैं, इंडिविजुअल ड्रिवन नहीं होते हैं। इसलिए हम देख रहे हैं कि जब बेचते हैं तो एक साथ बेचते हैं, लेते हैं तो एक साथ लेते हैं। ओके, अच्छा, एक और सवाल आपसे पूछना था। एक जो कंसेंसस बन रहा था पिछले एक महीने से, और शायद मार्केट ने थोड़ा रिवॉर्ड भी किया उसको, कि अब यहाँ से बैंकों में, खासतौर से लार्ज कैप प्राइवेट बैंकों में वैल्यू है, वो प्ले आउट हुई। क्या वो अभी भी कंटिन्यू करेगी यहाँ से? डेफिनेटली, और खास करके सिचुएशन ऐसी बन रही है कि और आरबीआई का भी जो रवैया दिख रहा है, रेट कट की संभावना थी वो थोड़ी पुश बैक हो रही है। और ऐसे सिचुएशन में वर्सेस एनबीएफसी बैंक को ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जो एसेट बुक है वो तो रिप्राइस हो ही रही है। एंड और उससे मार्जिन बनेंगे। तो मेरे ख्याल से बैंक्स के लिए फायदे कारक है, खास करके जो
बैंक्स प्राइवेट सेक्टर में जिसने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड और जो माइक्रो फाइनेंस वाली सेगमेंट जहां पे थोड़ी स्ट्रेस दिख रही है वहां पे नहीं है, तो मेरे ख्याल से जो लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है इंडिया में वो वैल्यूएशन वाइज एंड ग्रोथ वाइज अच्छी अच्छी पोजीशन है। मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी संभावना हो सकती है अगर ये रेट कट्स जो पुश बैक हो जाए। आप यहाँ पर अब आपका व्यू किन सेक्टर्स पर ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव है और कहाँ पर अब आप थोड़ा सा अपने आप को अंडरवेट करेंगे यहाँ से मेहर जी? अंडरवेट या ओवरवेट? मतलब दोनों बता दीजिए, कहाँ पर ओवरवेट होंगे और कहाँ पर अंडरवेट होंगे। हाँ, तो देखिए, पहले तो हम स्ट्रक्चरली डोमेस्टिक इकोनॉमी पे ज्यादा पॉजिटिव है, तो वो थीम तो रहेगा ही। बट आफ्टर द यूएस इलेक्शन, ट्रम्प आने के बाद मुझे लगता है कि जो चाइना प्लस वन है और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग टू एंड प्लस एक्सपोर्ट्स टू यूएस की जो थीम है वो और स्ट्रांग हो चुकी है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग वाली थीम है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाली थीम है, उसमें मेरे ख्याल से एक रीइंफोर्समेंट मिला है। शायद डिफेंस में भी हमें फायदा हो जाए क्योंकि एक्सपोर्ट्स की जो बेस है वो फायदे कारक है हमारे लिए। तो मेरे ख्याल से फाइनेंशियल्स, मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो थीम थी वो कंटिन्यू रहेगी। जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट लग रही थी कंजम्पशन में, वो अगेन लास्ट पिछले दो तीन दिन बिजी सीजन के बाद ऐसा लग रहा है कि शायद डिस्क्रिशनरी डिमांड भी वापस आ रही है। तो जो सेक्टर्स थे डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन वाले, ऑटो वगैरह में जहां पे काफी वीकनेस हो गई थी, उसको भी हम रीलुक कर सकते हैं अगर ये डेटा सस्टेन हुआ तो ओवरऑल डोमेस्टिक थीम अभी भी अच्छी लग रही है। स्पेसिफिक थिंग्स लाइक डिफेंस, जो फार्मा में जो सीडीएमओ है, वो सब भी हमें अभी अच्छी पसंद है। अच्छा मेहर जी, स्पेशली आपका टेक चाहूँगा मैं पीएसयू बैंक्स पे, क्योंकि अब तक के इस लास्ट 10 दिन के डिसअपॉइंटमेंट्स में एक ही चीज़ जो जिसे कहते हैं ना, थोड़ी सी अच्छी थी, वो थे पीएसयू बैंक्स, उनके नंबर्स। स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा के देखिए, और एसबीआई अपने नंबर से पहले कुछ हरकत दिखा रहा है। आपको भी इन नंबर्स ने इम्प्रेस किया? थोड़ा सा टेक आपका इस पे, और क्या आप लोग थोड़ा सा कैपिटलाइज कर रहे हैं पीएसयू बैंक्स पे? सर्टनली, देखिए, बैंकिंग सिस्टम में ओवरऑल क्या हुआ है कि जो बैंक्स जो सिक्योर्ड लेंडिंग किया है जिन्होंने, चाहे वो कॉर्पोरेट लेंडिंग हो या मॉर्गेज लेंडिंग हो, होम लोन्स वगैरह में, जहां पे सिक्योर्ड लेंडिंग है वहां पे सिचुएशन काफी रोबस्ट है। एनबीएफसीज और बैंक्स जिन्होंने माइक्रो फाइनेंस और अनसिक्योर्ड और रिटेल में, अनसिक्योर्ड रिटेल में ज्यादा काम किया है, वहां पे थोड़े स्ट्रेस के पॉकेट्स दिख रहे हैं। तो पीएसयू बैंक ने तो रिटेल और अनसिक्योर्ड में रिलेटिवली बहुत लिमिटेड काम किया था, तो वहां जो बुक क्लीनअप जो हुई है पिछले 4-5 सालों में, उसकी बेनिफिट हमें दिख रही है। तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जिन्होंने ज्यादा लेंडिंग अनसिक्योर्ड में नहीं की है, खास करके माइक्रो फाइनेंस वगैरह में, एंड पीएसयू बैंक्स अगेन द सेम रीजन, तो वो अभी भी काफी रोबस्ट है। एसेट क्वालिटी वगैरह में कोई इश्यूज नहीं है। ओके, ये हो गया पीएसयू बैंक्स। अच्छा, अब आते हैं सर एक दो बास्केट और, जिनको शायद आपको लॉजिकली अब थोड़ा दिमाग दौड़ाना पड़े इन प्राइसेस पे, जहाँ पे एक्सट्रीम पेन है। हम उन स्टॉक्स को ऑलमोस्ट बॉटम्स पे देख रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ सर एफएमसीजी की। मतलब ये अक्टूबर तो डिज़ास्ट्रस रहा, पहले क्वार्टरली अपडेट्स पे, फिर फाइनली नंबर्स पे, कंपनियों की कमेंट्री पर। निफ्टी एफएमसीजी एट 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, अल्टीमेटली कंजम्पशन थीम ये पूरी की पूरी। सर ये अभी पेन बाकी है, और अभी या फिर ये लेवल्स थोड़े अट्रैक्ट कर रहे हैं? मतलब स्टॉक्स यहाँ पे 200 डेमा से भी 100 150 रुपये नीचे ट्रेड कर रहे हैं। इवन आईटीसी इस बार पेन में है। आपका टेक एफएमसीजी पे इस वक्त इस प्राइस पे? सर्टनली, देखिए, मार्केट जैसे मैं कह रहा हूँ ना, काफी काफी पोलराइज्ड है, और मार्केट की अटेंशन अभी भी ग्रोथ पे है। तो कंजम्पशन में जो एफएमसीजी है वहां पे वीकनेस तो रही है, बट मुझे लग रहा है कि जो कमोडिटी प्राइसेस है उसका फायदा धीरे धीरे करके आना चाहिए। बट वही है कि अगर मार्जिन का बेनिफिट भी आ गया, फिर भी अगर वॉल्यूम ग्रोथ 3-4% ही है, तो फिर इतना एक्साइटिंग नहीं रहता। जबकि आपके पास इतने अच्छे स्टॉक्स बाकी सेक्टर्स में और बाकी सेगमेंट्स में है, तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एफएमसीजी का अंडर परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आने के बाद भी शायद चालू रहेगा। लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है ये सेक्टर एक्सपेंसिव है और अंडर परफॉर्म करता रहेगा।
इफ इंडिया ग्रोज एट 6-7% जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो बाकी सारे सेगमेंट्स काफी ज्यादा एक्साइटिंग दिखेंगे हमें, इसलिए ये अंडर परफॉर्मेंस रहेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न्स मिल सकते हैं, लेकिन शायद रिलेटिव टू लॉट ऑफ द अदर एक्साइटिंग ग्रोथ सेक्टर्स ये अंडर परफॉर्म कर सकता है। इनफैक्ट आप विद इन कंजम्पशन भी देखें, तो हम देख रहे हैं कि लिकर कंपनीज हैं जहां पे प्रीमियमाइजेशन हो रही है, जो रिटेल कंजम्पशन है जहां पे अगेन गुड फॉर्मेट्स वगैरह में जहां पे रिटेलिंग हो रही है, तो कंपनीज विच आर केटरिंग टू अ लिटिल बिट ऑफ अपर मिडिल क्लास और जो प्रीमियम सेगमेंट्स एंड गोइंग फॉर प्रीमियमाइजेशन, वहां पे ज्यादा फायदा हो रहा है। तो मेरे ख्याल से एफएमसीजी कंपनीज को अभी थोड़ा मॉडल चेंज करना पड़ेगा और अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा, गो टुवर्ड्स द मोर प्रीमियम सेगमेंट्स। एक दो कंपनी ने जहां किया है वहां हमने देखा है कि रीरेटिंग भी हुई है। ओके मिहिर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए इन सब